A summer swallowed by darkness. वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमारी फीमेल होती है ना, उसे ये पता चल जाता है कि जो रिचुअल है वो स्टार्ट हो चुका है और वो याद करती है कि जो पहला प्रोसेस है उसमें क्या होगा। पहले प्रोसेस में जो सारी इम्प्योरिटीज है ना रिचुअल साइड से, उसको हटाया जाएगा। ये सारी बातें जो होती है उसे मॉन्जो ने बताई होती है। वहाँ पर वो सोचती है कि क्या उसे अपनी ना आंटी की बातें पर भरोसा करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो आंट से बोलती है कि मैं भी बाहर हूँ तो मैं आपको बाद में बात करूंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन मुझे अचानक से फील हो रहा है कि मैं यहाँ से ये सब कुछ छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने ना मॉन्जो से वादा कर लिया था कि मैं उसकी मदद करूंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो ये सोचती है कि मुझे फैन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो अंदर पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं जो उसे देख रही होती हैं, लेकिन वो उसकी तरफ पहुंच नहीं पा रही होती है उस तालिस्मान की वजह से। हमारी जो फुलर थी वो गिरते गिरते बचती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है अपने मन में, ये स्पिरिट्स की वजह से ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऐसे सामान रखा हुआ है जिस वजह से मैं गिरते गिरते बची हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो फर्स्ट फ्लोर की छानबीन कर रही होती है। फिर उसे याद आता है कि मॉन्जो ने उसे क्या कहा था। उससे कहा था मॉन्जो ने कि असल में इस बार जो शामन है ना वो जिनोगी रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं, और जिनोगी रिचुअल जो होता है उसमें स्पिरिट को पैराडाइज में भेजा जाता है। और वहाँ पर वो बता रहा होता है कि क्लींसिंग के बाद, यानी रिचुअल साइट के क्लीन करने के बाद यहाँ पर एक प्रिपरेशन फेज होगा और उसके बाद सेंडिंग फेज शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त तक तुम्हारे को जो है ना फैन को ढूंढ लेना है, इससे पहले कि जो स्पिरिट है उनको है ना भेज दिया जाए पैराडाइज में। हमारी जो फैमिली थी वो है ना एक डॉल को निकाल लेती है और ये वही स्टोर डॉल होती है। वहाँ पर उसे मोन्जो ने कहा था कि एक स्टोर डॉल जो है ना वो हर फ्लोर पे तुम रखते जाना, इंडोर्स में तुम्हारी एनर्जी मौजूद है जिस वजह से जो स्पिरिट्स है वो धोखा खा जाएंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो रख देती है ताकि उसे थोड़ा सा टाइम मिल सके रिसर्च करने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो सेकंड फ्लोर में आ चुकी होती है और यहीं से असली रिसर्च जो है वो शुरू होने वाली है। वहाँ पर वो है ना एक दरवाजे को खोलती है और बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मोन्जो को, जो वहाँ पर देख रहा होता है कि जो रिचुअल है उसमें वो परफॉर्म करना शुरू कर चुका है डोंगरियन। हमें दिखाया जाता है डोंगरियन जो होता है वो उनकी फैमिली मेंबर से कहता है कि आप लोगों को 3 दफा झुकना है। हमें दिखाया जाता है मोन्जो डायरेक्टर से पूछता है ये जो ओल्डर वुमन है असल पे यही स्पिरिट मदर है ना। वहाँ पर वो बंदा बताता है हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो स्पिरिट आ चुकी होती है, यानी ग्रैंडफादर की स्पिरिट। और वहाँ पर जो डोंगलिन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिरकार ये लोग आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि यही वो स्पिरिट है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना होगा। बट सबसे पहले मुझे इसकी स्टोरी सुननी है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो स्पिरिट होती है वो डोंगलिन के अंदर आ जाती है और अचानक ही हमें दिखाया जाता है डोंगलिन जो होता है वो बिल्कुल ही ग्रैंडफादर डोंगसो की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर वो बोला होता है अगर किसी ने भी इस ट्री को टच करने की कोशिश करी तो मैं उन्हें मार डालूंगा। हमें देखा जाता है वहाँ पर एक औरत होती है जो बोल रही है फादर मैं आपकी डॉटर हूँ, यानी आपकी बेटी। और हमें देखा जाता है वहाँ पर ग्रैंडफादर डोंगसो बोले होते हैं आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ और एक मिनट ये सब कुछ चल क्या रहा है। वहाँ पर वो जो होती है ना समझा रही होती है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, आपने वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनत करके ना ये सब कुछ किया है, हमारी फैमिली को संभाला, लेकिन अब आपका रेस्ट करने का टाइम हो चुका है। हमें दिखा जाता है वहाँ पर जो मौजो होता है वो अचानक से हैरान होता है क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो एक जगह पे पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर सेकंड फ्लोर पे भी उसने डॉल को रख दिया होता है और वहाँ पर वो चलते हुए ऊपर जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है डोंगजुन के अंदर की जो आत्मा होती है, यानी ग्रैंडफादर डोंगसो की आत्मा, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही है आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस फैन को लेके जाने की। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो है ना डोंगजुन को भी दर्द दे रही होती है। डोंगजुन जो होता है वो समझ जाता है, वो यही अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि किसी को हर्ट करना चाहती है, लेकिन मुझे इस पे कंट्रोल रखना होगा। मैं दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोल रहा होता है अब तुमने गॉड्स को गुस्सा दिलवा दिया है तो तुम्हारे को इसका अंजाम है ना भुगतना होगा। वो जो होता है ना तालिस्मान को है ना पढ़ के ना कुछ करने लग जाता है, लेकिन अचानक ही वो जो तालिस्मान होता है वो गिर जाता है और वहाँ पर जो हमारा ना डोंगलिन होता है वो हैरान होता है और उस तरफ देखता है जहाँ से ये सब कुछ हुआ था। और ये असल में कोई और नहीं बल्कि मोन्जो होता है, जिसे देखकर वो बोल रहा होता है ये बस्टर्ड आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। असल में डोंगलिन के अंदर जो होता है वो एक गॉड की ना स्पिरिट होती है और वहाँ पर वो जो होता है ना मोन्जो से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी स्कीम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है मोन्जो जो होता है वो उसके सामने झुक जाता है और वो बोल रहा होता है आखिर मैं आपकी बातें कैसे समझ नहीं सकता हूँ जनरल गॉड, और वैसे भी आप स्पिरिट्स को गाइड करने का काम करते हैं, क्या मैं आपसे कुछ थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अच्छा मैं देख सकता हूँ तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो, तुम ना ही मरे हुए हो ना ही जिंदा हो, इतना ज्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा लगता है कि कोई किस्मत का खेल है।
लेकिन फिर भी तुम्हें इसे रिपेयर करना होगा। हमें दिखाया जाता है अचानक कि वो जो बुढ़ी औरत होती है वो बोल रही होती है, ऐसा लगता है उसके अपने रीज़न होंगे, प्लीज़ थोड़ी सी ना मर्सी दिखाएं जनरल। अगले सीन में दिखाया जाता है वो पर माई फिलट को जो जा रही होती है और उसके दिमाग में आवाज़ आ रही होती है कि असल में ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, आखिर तुमने मुझे पीछे छोड़ा है क्यों, तुम कितनी ज़्यादा यूजलेस हो, क्या ये सब कुछ एक ऑब्सेशन था तुम्हारा जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। हमें दिखाया जाता है हमारी जो फिलट थी उसको कॉल आती है जूही की, और वहाँ पर जूही की मदर ने उसे कॉल की होती है, और वहाँ पर वो जो होती है ना बोल रही होती है कि मैं भी अभी अबेंडन हॉस्पिटल में एंटर करी हूँ, वैसे भी मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आखिर ये आवाज़ें क्यों आ रही है मुझे। जूही की मदर बताती है, क्या तुम जानना चाहती हो स्टूपिड लड़की, तुमने अपनी ग्रैंड मदर को छोड़ दिया था, इस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हारी वजह से वो इतनी बुरी मौत मरी थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फिल्म वो और ज़्यादा घबरा जाती है, उसको ना देखती है तालिस्मान को, तालिस्मान जो होता है वो बिल्कुल ही बुरी हालत में होता है। हमारी जो फिल्म थी वो उस आवाज़ को कहती है कि तुम रुक जाओ, और हमें दिखाया जाता है वो जो आवाज़ होती है वो बोल रही है कि तुम सच में भी उस आदमी पर भरोसा करते हो यानी मोंजे पर, क्या वो तुम्हें सच में बचाने आने वाला है। हमारी जो फिल्म थी वो बोल रही है हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, लेकिन वो बोल रहा होता है वो रेलिक और सही चीज़ें कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, वैसे भी तुम जो वो अपनी ग्रैंड मदर को देखने आए हो ना यहाँ पर वापस, तो जाओ ऐसा करो तुम उसके साथ ही रह लो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फिल्म जो होती है जो वो सामने दिखती है तो उसकी ग्रैंड मदर होती है। हमारी जो फिल्म थी वो अपने मन में बोल रही होती है अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर और मॉम के पास चली गई तो मुझे दोबारा से ये तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा और आगे। हमें दिखाया जाता है वो आगे जाने वाली होती है, अचानक ही कोई चीज़ आती है जो उसे रोक लेती है, क्योंकि हमारी जो फिल्म थी जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि सामने जो होता है वो एक बड़ा सा गड्ढा होता है, अगर वो ज़्यादा आगे चलती तो अभी उसकी मौत है ना बिल्कुल तय थी। फिर उसको एक बटरफ्लाई देखती है और वो बोल रही है क्या इसने मुझे पहले बचाया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा ब्राइटली शाइन क्यों कर रही है। हमें देखा जाता है वो जो बटरफ्लाई होती है वो आगे की तरफ जाने लग जाती है, और हमारी जो बुलेट थी वो अपने मन में बोलती है कि ये मुझे गाइड कर रही है। अगले सीनों में दिखाया जाता है वहाँ पर उसी बुढ़ी औरत को जो बोल रही है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आपकी लोली डिसाइबर ने आपके सामने ना बोलने की हिम्मत करी, लेकिन ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है इसका एक अपना नसीब है, ये कनेक्शन है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ से। हमें देखा जाता है डोंगरियन जो होता है वो बोला होता है मदर, लेकिन वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना उसके अंदर वो बोला होता है ठीक है तुमने कहा है कि सनसेट से पहले पहले तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे को छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम मेरी डिसेबल हो, तो इस वजह से मैं तुम्हारी बात मानी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे सनसेट तक अलाउ करूँगा। हमें दिखाया जाता है वो डोंगरियन की बॉडी से निकल जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ी औरत जो होती है वो एक कपड़ा पहन लेती है, वो बोल रही है डोगरियन जल्दी से उठ जाओ, जो रिचुअल है वो भी खत्म नहीं हुआ है, जो प्रिंसेस बैरी है ना उन्हें ना जल्द से जल्द साइड को क्लोज करना होगा। हमें दिखाया जाता है मैं मिनट को जो जारी होती है और वो अपने मन में बोल होती है इस बटरफ्लाई की वजह से मुझे सारे रास्ते याद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये डेंजरस होगी। हमें दिखाया जाता है उसे एक बंदूक की आवाज़ आती है कि किसी ने गोली चलाई होती है उसकी स्टोर डॉल्स पर, और हमारी जो फिंगर थी वो समझ जाती है कि वो जो चीज़ है वो इसी तरफ आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, वो छुपने की कोशिश करती है लेकिन वो जो चीज़ थी वो पहले आ चुकी होती है। और हमारी जो फिंगर थी जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर ग्रैंडफादर दोंगसुई होते हैं जो उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और हमारी जो फिंगर थी वो अपने मन में बोलती है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं इससे लड़ तो सकती नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है दोंगसु जो होता है वो उसकी गर्दन से उसे पकड़ता है। हमारी जो फिंगर थी वो बोलती है मुझे जाने दो। वहाँ पर वो देखती है कि जो फैन है उसकी बिल्कुल आंखों के सामने ही है, और वहाँ पर वो उस फैन को पकड़ने के लिए बढ़ रही होती है लेकिन दोंगसु ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और वो उसे रोक रहा होता है, लेकिन हमारी जो फिंगर थी वो रुकने का नाम नहीं लेती। ग्रैंडफादर दोंगसु जो होते हैं वो अपनी बंदूक को निकाल लेते हैं, और अचानक ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मौज आ जाता है जिसने ग्रैंडफादर दोंगसु को पकड़ लिया होता है, और वहाँ पर वो बोला होता है थैंक गॉड आखिरकार मैं इतना लेट नहीं हुआ वरना तो बहुत मसला हो जाता। और हमारी जो फिंगर थी वो उसके एक्सप्रेशन को देखती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहा है, और वो हैरान होती है कि आखिर इसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं। फिर मोंजो बोलता है तुम्हारे हाथ में जो फैन है उसे मुझे दे दो जल्दी से। हमारी जो फ्लिट थी वो अपने मन में बोलती है शायद इसी वजह से ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है क्योंकि इसे फैन की बहुत ज़्यादा फिक्र है। हमें दिखाया जाता है वो फैन को खोल लेती है और वो अपने मन में बोल होती है मुझे अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना होगा। फिर हमें अगले सीन का दिखाया जाता है कि पास का सीन होता है ये हमारे ना दोंगसु की मेमोरीज होती है। वहाँ पर जो दोंगसु होता है वो बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो बोल रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो एक जगह पर उसकी आँख खुलती है और वो सोचता है कि ये जो प्लेस है वो कौन सी है। सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है जो बोल रहा होता है बस तुम है ना सीधे रहो वरना तुम्हारे जो घाव है वो दोबारा से खुल जाएंगे। वहाँ पर हमारा जो बंदा होता है ना दोंगसु वो बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो, ऐसा लगता है तुम भी उस डिजीज से इन्फेक्ट हुए हुए हो। वो जो बंदा था वो बोल रहा होता है वैसे भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब जो अमेरिकन प्लेन था ना वो ऊपर से गया था तो मैंने सोचा कि उस वक्त तक मेरे पास टाइम है और मैंने ना वैली से वाटर पी लिया, उस वजह से मेरे को ना ये डिजीज़ लग गई। हमारा जो वो बंदा होता है ना दोंगसु वो अपने मन में बोल रहा होता है उस टाइम एक कॉन्टेजियस डिजीज़ फैल रही थी जिसका नाम था रिकरेंट फीवर,
और ये जो बीमारी थी वो कोरियन पीपल्स में फैल रहे थे जो असल में गेरिला फोर्स से ताल्लुक़ रखते थे। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड बीमारी है, इसके ज़रिए जो स्किन होती है ना वो डार्क हो जाती है और कभी कभार लोग इस केसेस में मर भी जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हें मेरे क्लोज नहीं आना चाहिए वरना तुम्हें भी बीमारी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारा जो लक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम सर्वाइव कर पाए। और वहाँ पर वो जो होता है ना अपने मन में बोल रहा होता है शायद जो लोग हैं गेरिला के वो जा चुकी है। लेकिन फिर वो जो होता है ना उस बंदे से बोलता है कि अगर तुम मुझे प्रिजनर बना के रखना चाहते हो तो इससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। वो बंदा बोल रहा होता है अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, इस वजह से तुम में से ये जो जोश है वो आना तो वाजिब बात है। फिर वो उससे उसकी उम्र पूछता है लेकिन हमारा जो लीसांग होता है वो बता नहीं रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी जो उम्र है मेरे हिसाब से मेरे छोटे भाई की तरह है। मेरा जो छोटा भाई है वो 16 साल का है। हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरे जो पैर है मैं उनको हिला नहीं पा रहा हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे कभी भी मार सकता है। ली दोंगसू जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ना फिक्रमंद होता है। हमें दिखाया जाता है एक रात जो होती है उसमें ना उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वहाँ पर वो जो बंदा होता है यानी वही लड़का जिसने इसकी बचाई थी जान वो उसके पास आता है। ली दोंगसू जो होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाना शुरू ही कर दिए, तो मुझे मारने के लिए आए हो ना। लेकिन वो बंदा बोल रहा होता है प्लीज़ सीधे रहो। और अचानक हमें दिखाया जाता है उसने एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसे लगाया होता है। दोंगसो उससे पूछता है क्या कर तुमने मुझे इंजेक्ट क्यों किया। वो बंदा बता रहा होता है तुम्हें मैं एक कहानी बताता हूँ कि कैसे मैं ना एक दफ़ा बाहर निकला और उस वक्त मुझे ना आवाज़ आई शूट की। जब मैं प्लम ट्रीज़ को ना देख रहा था वो प्लम ट्रीज़ इतने खूबसूरत थे कि मैं अपने कॉमनर्स के बारे में भूल ही गया था। लेकिन जब मैं वापस गया तो वहाँ पर वो सारे जो कॉमनर्स थे वो जल चुके थे। फिर वो बताता है कि असल में मेरी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। फिर वो बोलता है वैसे भी लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारी जान तो बचा ही सकता हूँ। फिर वो उसे मशरूम सूप देता है। वहाँ पर वो जो दोंगसो होता है वो बोल रहा होता है मैं तुम्हारा एनिमी हूँ तो फिर आखिर तुम जो हो मुझ पर भरोसा कैसे कर रहे हो। वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है किसको पता, लेकिन मैं जो हूँ वो किसी की बिलीव्स के वो चेंज तो कर नहीं सकता हूँ। वैसे भी ये जो बाउल है वो तुम्हारे बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं क्या ली दोंगसो, तुम्हें क्या लगता है। वहाँ पर जो दोंगसो होता है वो तो चिल्लाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में उसने उस बाउल की ना जो अंदर का सूप होता है उसे पी लिया होता है। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम बिल्कुल ही मेरे छोटे भाई की तरह हो। वो छोटा था तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था तो मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट रहने लग गया ताकि वो ना सॉफ्ट होकर बड़े ना हो। हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें वहाँ पर जो दोंगसो होता है वो चिल्ला रहा होता है और असल में वो मदद मांग रहा होता है। और वहाँ पर है ना अचानक ही उठ जाता है क्योंकि उसे एक नाइटमेयर आया होता है। वो जो सामने बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम ख्वाब में अपनी मदर को बुला रहे थे, क्या तुम्हारे को फीवर हुआ है। वो बंदा जो होता है यानी दोंगसो वो बोल रहा होता है इससे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है, आखिर तुम अपने छोटे भाई के बारे में हमेशा क्यों बात करते रहते हो, क्या वो भी मिलिट्री में गया था। लेकिन वो बंदा मना कर देता है। फिर वो बताता है कि असल में मेरा जो भाई था ना वो मुझे एक रोल मॉडल के तौर पे समझता था और वो हमेशा ही मेरे स्टडी रूम में पहुंच जाया करता था बुक्स पढ़ने के लिए। लेकिन एक दिन मैं प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह पे गया, मुझे नहीं पता था कि मेरा जो भाई है उसने मुझे फॉलो कर लिया है और वहाँ तक पहुँच गया है। बट वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई जो मैंने सोची ही नहीं थी। बहुत सारी बॉडीज़ को शूट किया गया पुलिस के द्वारा और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें भिज गई। वो बताता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से ढूंढ पाया अपने भाई को। फिर जब मैंने उसे दफना दिया तो मैं यहाँ पर इन माउंटेन्स में आ गया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी आइडियोलॉजी पर, लेकिन मैं सच में समझता हूँ कि मेरे भाई जो है ना अगर मैं इसको कोई और चॉइस देता तो वो बिल्कुल डिफरेंट तौर पर रहता। वहाँ पर जो दोस्त होता है वो बोला होता है तुम अकेले इंसान नहीं हो जिसकी फैमिली जो है वो जा चुकी है, तुम्हारी जो फोर्स थी उन्होंने हमारे विलेज को ख़त्म कर दिया, आखिर तुम इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। वो बंदा बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, वैसे आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे। वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें उनके बारे में जानना है। वो बंदा बताता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे बारे में वो हमेशा सोचते होंगे दोंगसो, तुम्हारे को जिंदा रहना होगा ताकि तुम घर जा सको। दोंगसो बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पर निकला बाहर और तुम्हें मार दिया तो आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ कह भी पाओगे। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरा लक होगा अगर मैं यहाँ पर मर गया। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो दोंगसो होता है वो ना देखता है कि वो जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है मेरे पास चांस है। वो अपने मन में यही सोचता है कि उसका बेस सारी की सारी जो फोर्सेस है वो ख़त्म हो चुकी हैं और ये वो अकेला बंदा बचा है इस फोर्स में, तो अगर मैंने इसे मार डाला तो मैं वापस से घर पहुंच पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आता है उसे मारने के इरादे से, लेकिन जब वो उसकी हालत देखता है तो वहाँ पर उसे थोड़ा सा तर्स आता है और वो रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर है ना एक ब्लैंकेट पहना देता है। वो जो बंदा था वो उसका शुक्रिया अदा करता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो दोंगसो होता है वो निकल जाता है और वो अपने मन में बोल होता है वो जो प्लेस थी वो वहाँ न्यूट्रल जोन बन गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो सिचुएशन थी वो अच्छी थी, किसी रीज़न की वजह से मैं बार बार प्लम ब्लॉसम्स को देखता रहता था। लेकिन एक दिन जो स्प्रिंग है वो ज़रूर आएंगी और मैं वापस से घर जा पाऊंगा इस वॉर से आज़ाद होकर। मेरे हिसाब से यही वो टाइम है जिसमें मैं अपने हार्ट को रिलैक्स करवा सकता हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है जो स्नो होती है वो रुक चुकी होती है। वहाँ पर जो दोंग्स होता है वो तो खुश हो जाता है क्योंकि अब वो लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बाहर निकल चुके होते हैं। वहाँ पर जो हमारा दोंग्स होता है वो बोला होता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वो दोनों जो होते हैं वो हैंडशेक करते हैं। हमें दिखाया जाता है दोंग्सो जा ही रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो दोंग्सो को रोकता है और वो बोला होता है चलो एक प्रॉमिस करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हिस्ट्री किसी का भी साइड ले, तुम्हें सर्वाइव करना होगा और हम दोबारा से इसी ट्री के नीचे मिलेंगे जब वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। दोंग्सो जो होता है वो बोलता है ठीक है। हमें दिखाया जाता है दोंग्सो को एक कॉमरेड आ जाता है जो बोल रहा होता है दोंग्सो एक मिनट, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन आखिर तुम्हारे साइड पे ये कौन है? क्या तुमने हमें धोखा दे दिया है? वहाँ पर वो उसकी तरफ बंदूक कर देता है और बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुम जिंदा कैसे रह गए। दोंग्सो से समझाता रहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक दोंग्सो के पीछे वाला बंदा जो होता है वो उस बंदे की तरफ शूट करता है। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बचता है। हमें दिखाया जाता है दोंग्सो के ना पैर पे भी वो बंदा शूट कर देता है। वहाँ पर दोंग्सो तो समझ नहीं पाता है, लेकिन असल में वो जो बंदा था वो बोल होता है अपने प्रॉमिस को भूलना मत, मैं जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं उसी बंदे के, और वहाँ पर बोल होते हैं इसे शूट करो, और बहुत सारी गोलियों की आवाज़ आती है और दोंग्सो तो घबरा चुका होता है क्योंकि उसकी वजह से एक ऐसी चीज़ हो चुकी होती है जो वो नहीं चाहता था। वहाँ पर वो बताता है कि मैं उस तरफ देख भी नहीं पाया और इस तरीके से जो टाइम था वो गुजरता गया, एक एग्रीमेंट साइन हो गया और दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति हो गई। लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सारी चीज़ें पास्ट बन गई और इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, चीज़ों को भुला भी दिया गया। वहाँ पर वो देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है दो बुढ़े आदमी आते हैं, बोले होते हैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कितना टाइम गुजर चुका है, वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गुड होगा अगर तुम भी है ना वर्जिन एंड बेनिफिट्स के लिए ना अपील करो, नेक्स्ट टाइम भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है तो तुम्हें आना चाहिए। वहाँ पर वो बताता है यानी हमारा है ना दोंग्सो कि उस दिन के बाद से ही मुझे अजीब से ख्वाब आने लग गए, वही ख्वाब मेरे रिग्रेट का कि आखिर मैंने वो सब कुछ क्यों किया, मैंने उसे बचा क्यों नहीं पाया। वहाँ पर वो याद करता है कि कैसे वही बंदे की आवाज़ उसके ना दिमाग में गूंज रही थी कि अपने प्रॉमिस को मत भूलना। हमें दिखाया जाता है वो उस प्रोटेस्ट में पहुंच चुका होता है, सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा, जिसने वॉर में इतना सब कुछ किया था उनको रिकॉग्नाइज करो। वहाँ पर जो दोंग्सो था वो जा ही रहा होता है, अचानक उसकी ना एक बंदे से टक्कर हो जाती है, वो बंदा उस पर चिल्लाता है। फिर हमें दोंग्सो के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर वो लोगों को बोल रहा होता है कि दूर रहो। वो अपने मन में बोलता है अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर वो याद करता है कि कैसे उसकी जो बहू थी वो दोंग्सो के बेटे से बोल रही थी कि हमें ना डैड को नर्सिंग होम में पहुंचा देना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो हमारा बजट को फिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कितना ज़्यादा है ना पे कर रहे हैं ट्यूशन फीस के लिए किड्स की, तुम समझ ही सकते हो मैं इतना सारा पैसा कमा नहीं सकती हूँ, और वैसे भी कितने साल तक वो जिंदा रहने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसे पहुँचा दिया गया होता है उस नर्सिंग होम में, और वहाँ पर वो बता रहा होता है कि मैंने इतने साल तक बहुत ज़्यादा है ना सफरिंग करी, मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को खो नहीं सकता हूँ, मेरी जो सारी मेमोरीज है वो मेरे अंदर आ गई और वो जो प्रॉमिस है वो मुझे गायब होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस प्रॉमिस को खो दूँ, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और हमारी जो फीमेल थी वो भी रोने लग जाती है, वो बोल रही थी मैं चेस्ट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। अचानक हमें दिखाया जाता है वो मॉन्जर जो होता है वो उसे हक कर लेता है और वो बोल रहा होता है तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो तुम्हारे इमोशंस नहीं है बल्कि वो स्पिरिट के इमोशंस हैं। वहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम्हें कंट्रोल करना होगा, अभी भी ली दोंग्सो की मेमोरी है ना तुम्हारे अंदर अभी ट्रांसफ़र हुई है, तुम्हें ये रिचुअल कंप्लीट करना होगा, तुम्हें दोबारा से उस फैन को पकड़ना होगा। मॉन्जर बोलता है क्या तुम मेरे लिए दोबारा से उस फैन को पकड़ सकती हो, प्लीज़ पकड़ लो। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल थी वो ना उस फैन की तरफ हाथ बढ़ाती है, वहाँ पर वो अपने मन में बोलती है मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अजीब से इमोशंस है। हमें दिखाया जाता है वो उस फैन को पकड़ ही लेती है और अचानक ही वो जो बटरफ्लाई थी वो उसके आंसू को साफ करती है और सामने एक स्पिरिट आ जाती है जो बोल रही है मेरी बच्ची तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल सही है, अब इस ओल्ड ग्रैंडमा को तुम्हारी मदद करने दो, सब कुछ ठीक है, अब फैन को नीचे रख दो, मैं सारा काम कर दूंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो सारी तितलियाँ होती हैं वो जैसे स्पिरिट के आसपास चली आती हैं और हमें एक बहुत तेज़ रोशनी को दिखाया जाता है।